हेलो स्टूडेंट, आइए देखते हैं हिंदी व्याकरण क्लास 8 की। ये पिछले वीडियो में हम लोगों ने शब्द निर्माण के बारे में पढ़ा हुआ था। आज हम लोग व्याकरण के अंतर्गत वर्ण और वर्णमाला इत्यादि के बारे में अध्ययन करेंगे। तो आइए देखते हैं व्याकरण। हिंदी व्याकरण, व्याकरण का अर्थ है विश्लेषण करना। विश्लेषण मतलब हिंदी भाषा के वर्ण विन्यास, शब्द विन्यास, वाक्य विन्यास का गहराई से अध्ययन करना ही विश्लेषण के अंतर्गत आता है। फिर इसके बाद भाषा के नियमों तथा व्यवस्था का ज्ञान कराने वाला शास्त्र व्याकरण कहलाता है। ये व्याकरण की परिभाषा हो गई, आपको व्याकरण का डेफिनेशन हो गया। इस प्रकार से इसको पढ़ेंगे। भाषा के नियमों तथा व्यवस्था का ज्ञान कराने वाला शास्त्र व्याकरण कहलाता है। इसको इस प्रकार से भी कह सकते हैं, व्याकरण वह शास्त्र है जो भाषा के नियमों और व्यवस्था का ज्ञान कराता है। इस तरह से भी इसको आप बोल सकते हैं, लिख सकते हैं। व्याकरण वह शास्त्र है जो भाषा के नियमों और व्यवस्था का ज्ञान कराता है। इस तरह से भी जैसे लिखा गया है ऐसे भी इसको पढ़ समझ सकते हैं। व्याकरण के अंग, अब यहाँ पे व्याकरण के 3 अंग दर्शाए गए हैं: वर्ण विचार, शब्द विचार और वाक्य विचार। यहाँ पे 3 अंग व्याकरण के बताए गए हैं। तो वर्ण विचार के अंतर्गत देखेंगे भेद, उच्चारण आदि का जो है अध्ययन किया जाता है। शब्द विचार के अंतर्गत भेद, लिंग, वचन आदि का अध्ययन किया जाता है। वाक्य विचार के अंतर्गत वाक्य रचना, अन्वय, विश्लेषण ये आदि बातों का अध्ययन किया जाता है। इस प्रकार से व्याकरण के 3 अंग जो हैं। अब वर्ण क्या है? जैसे वर्ण विचार के अंतर्गत जो वर्ण शब्द है, वर्ण छोटी ध्वनि जिसके खंड ना हो सके वर्ण कहते हैं। वह छोटी से छोटी ध्वनि जिसके खंड या जिसके टुकड़े ना हो सके उसे वर्ण कहते हैं। वर्णमाला, वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। व्यवस्थित समूह को, व्यवस्थित मतलब सेटिंग से जो रखे गए हैं। वर्णमाला क्या है आप लोगों का? अ, आ, इ, ई, ये सब आप लोगों का यही है वर्णमाला। वर्ण के भेद, ये आप लोगों को वर्ण के भेद बताए गए हैं। एक स्वर होता है और व्यंजन होता है। तो स्वर यहाँ पे दर्शाया गया है। देखिए, एक ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर। स्वर के यहाँ पे 3 भेद बताए गए हैं: ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर, प्लुत स्वर। ह्रस्व स्वर के अंतर्गत अ, ई, उ, री ये आते हैं। वैसे तो री को संस्कृत में सम्मिलित किया जाता है, लेकिन यहाँ पे दर्शा दिया गया है अ, ई, उ, री ये ह्रस्व स्वर के अंतर्गत है। दीर्घ स्वर अ, ई, उ, ए, आई, ओ, औ ये आपके दीर्घ स्वर कहे जाएंगे। प्लुत स्वर, प्लुत स्वर क्या है? इसमें तिगुना समय लगता है। तिगुना यानी कि दीर्घ स्वर की अपेक्षा अधिक बल देना पड़े, तिगुना समय लगता हो, जिसमें वो प्लुत स्वर कहलाता है। जैसे ओम, ओम लिखना होगा इस प्रकार से, बीच में 3 लिख दिया गया है, यानी कि 3 मात्राओं का बल जिस पर लगे वो प्लुत स्वर है। तिगुना समय जिसमें लगे वो प्लुत स्वर है। हम इसके बाद फिर अभी आपने देखा कि वर्णमाला के अंतर्गत किस प्रकार से स्वरों को विभाजित किया गया था। तो आप लोग देख रहे हैं यहाँ पे व्यंजन को किस प्रकार से विभाजित किया गया है। स्वर व्यंजन के बारे में यहाँ पे संक्षिप्त रूप से परिचय आप लोगों को दिया गया है। तो आइए देखते हैं। यहाँ पे वर्णमाला के अंतर्गत पूरा आप लोगों को लिख दिया गया है। हालांकि आप लोगों को याद भी होगा, आप लोग बचपन से ही पढ़ते चले आ रहे हैं। ये सब पूरा आप लोगों को कंठस्थ होगा। पहली क्लास से ही आप लोग इसका अध्ययन करते रहते हैं, इसलिए याद तो होगा ही जरूर, लेकिन उसके बारे में थोड़ा सा और विशेष जानकारी जो आप लोग जानते चले आ रहे हैं। अ, ई, उ, री, ए, आई, ओ, औ, अंक जो है इसमें से जो है ये वाक्य के अंतर्गत आते हैं, आप लोगों को पता ही है। उसके बाद आपका ये जो है आ गया स्पर्श व्यंजन। ये स्वर है ऊपर, ये है व्यंजन आपका ये सब बताने की बात नहीं, आप लोगों को कंठस्थ होगा। यहाँ पे आप लोगों को ये भी जानना है, ये जो लिखे गए हैं स्वर या ये जो व्यंजन लिखे गए हैं, इनके उच्चारण स्थान क्या है, इनके नाम क्या है। तो ये देखते हैं। अ और आ, इसका उच्चारण स्थान कंठ होता है। ई, इन दोनों का उच्चारण स्थान तालु होता है। उ, इसका उच्चारण स्थान ओष्ठ होता है। उपपद्यमान्याम ओष्ठो सूत्र की है। ऋतु रसानाम मूर्धा, जो री का उच्चारण स्थान मूर्धा है। एक ए, आई इसका उच्चारण स्थान है कंठ और तालु, दोनों मिलाकर के ए, आई दोनों का कंठ तालु है। क्यों? क्योंकि आ और ई मिलकर के ए बनता है, इसलिए कंठ तालु दोनों इसका उच्चारण स्थान माना जाएगा। आ
से ओ और ओ बना है। लेकिन आ का उच्चारण स्थान क्या है? कंठ है। उ का उच्चारण स्थान क्या है? ओष्ठ है। आ और उ मिलकर के क्या बन गया? ओ, तो कंठ ओष्ठ हो गया। तो आ और दीर्घ उ मिलकर के ओ बन गया। कंठ किसका है? ओष्ठ किसका है? कंठ ओष्ठ। इस प्रकार से हो गया अंक आपका योग वाक्य अंतर्गत आता है। इस प्रकार से ये आपके 13 स्वर का मेंशन किया गया है। तो मानक हिंदी में 10 या 11 ही माने जाते हैं, इनको भी हटा दिया जाता है। इस प्रकार से आपका 10 ही माना जाता है। तो आइए देखते हैं अब ये जो का का ये स्पर्श व्यंजन के अंतर्गत स्पर्श व्यंजन कितने होते हैं, स्पर्श व्यंजन की संख्या कितनी होती है, ये भी आप लोगों को जानना होता है। स्पर्श व्यंजन की संख्या 25 होती है ना। एक एक वर्ग जो होते हैं 5-5 अक्षर के होते हैं। एक एक वर्ग कितने के होते हैं? 5-5 अक्षर के। और पांचवा जो अक्षर है आपका ये पंचमाक्षर कहलाता है। ये नासिक के व्यंजन कहलाता है। इसको नासिक के व्यंजन के नाम से भी जानते हैं। तो देखते हैं क वर्ग के अंतर्गत इसको स्पर्श व्यंजन की संख्या दी जाती है। क वर्ग के अंतर्गत ये आता है। और इसका उच्चारण स्थान जो है कंठ है, कंठ से बोला जाता है। इसका उच्चारण स्थान कंठ से एकदम नीचे से। उसके बाद आपका आता है च वर्ग, च छ ज झ ञ। इसका उच्चारण स्थान आपका तालु माना जाता है। इसके ऊपर तालु है ना, जस्ट इसके ऊपर से ही इसे पढ़ते हैं। उसका ट वर्ग, ट ट ट ट, इसका उच्चारण स्थान क्या माना जाता है? जो मूर्धा माना जाता है। त वर्ग, त थ द ध, इसका उच्चारण स्थान क्या होता है? दंत, दांत के सहारे इसको बोला जाता है। प का उच्चारण स्थान प फ ब भ म, इसका उच्चारण स्थान क्या होता है? ओष्ठ होता है। ओठ के सहारे इसको बोला जाता है। इस प्रकार से आपके 25 जो है स्पर्श व्यंजन के अंतर्गत आते हैं। और यही आपके स्पर्श व्यंजन में ही ये आपके अघोष है। ये आपको जानना है, ये आपके स्पर्श व्यंजन में ये आपके अघोष है। ये मान लीजिए अघोष इसको कहा जाएगा। और अल्प प्राण भी है, इसी को अल्प प्राण की संज्ञा दी जाएगी, इसी को अघोष कहा जाएगा। अघोष ये भी है दूसरा वाला पैटर्न जो आपका दिखाई पड़ रहा है, ये वाला। इस प्रकार से इसका सिस्टम, इसका जो क्रम है ये भी अघोष है, लेकिन ये महाप्राण है। ध्यान देखिए, ये अल्प प्राण, ये महाप्राण, ये अल्प प्राण है क्रम, ये क्रम महाप्राण है, ये अल्प प्राण है। ठीक है, तो पहला, तीसरा और पांचवा ये आपका अल्प प्राण के अंतर्गत आता है। स्पर्श व्यंजन में अल्प प्राण कौन कौन सा? पहला क्रम, तीसरा क्रम ऊपर से नीचे तक, और पांचवा क्रम ऊपर से नीचे तक। इस प्रकार से ये कौन सा है आपका? ये आपका अल्प प्राण के अंतर्गत आता है। पहला, तीसरा और पांचवा ये आपका अल्प प्राण। और दूसरा और चौथा कौन सा है आपका? महाप्राण। दूसरा, चौथा महाप्राण, पहला, तीसरा, पांचवा आपका अल्प प्राण। और अघोष और सघोष इसी में है। कौन कौन सा अघोष है? अघोष पहला, दूसरा अघोष, बाकी तीसरा, चौथा, पांचवा ये तीनों सघोष। अघोष, अघोष, सघोष, सघोष, सघोष ये है। अघोष क्या है? अघोष स्वरतंत्रियों यानी कि वर्णों के उच्चारण में स्वरतंत्रियों पर जब कम दबाव पड़ता है, कम जोर पड़ता है, तो उसको हम अघोष कहते हैं। स्वरतंत्रियों पर जब बोलने में ज्यादा दबाव पड़ता है, उसको हम सघोष कह सकते हैं। इसका अंतस्थ व्यंजन या रा ला व, या रा ला व। तो या का उच्चारण स्थान क्या है बच्चों? तालु है। रा का उच्चारण स्थान क्या है? मूर्धा। और ला का उच्चारण स्थान क्या है? दंत। वा का उच्चारण स्थान दंतोष्ठ है। या और वा ये दोनों अर्धस्वर के अंतर्गत आते हैं। इसको अभी आप लोग जान लीजिए, या और वा जो है अर्धस्वर के अंतर्गत आते हैं। या सूत्र इच्छु के सानाम तालु, इच्छु के सानाम तालु। ई कहाँ है? या ये वाला है ई तालु, बोला गया इच्छु के सानाम तालु। ई और बड़ी ई दोनों मिला करके, और चा वर्ग, चा वर्ग, चा यसा नाम तालु, या और सा ये दोनों इच्छु के सानाम तालु यानी कि जो अक्षर बोल दिए गए वो तालु के अंतर्गत आता है। ऋतु रसा नाम मूर्धा यानी कि रा वर्ग और टा वर्ग है ना, ये सब मूर्धा के अंतर्गत आता है। ऋतु रसा नाम दंता, लव, ला और ता वर्ग ये सब आपके दंत के उच्चारण है। वह आपका दंतोष्ठ है, वो कारो दंतोष्ठ है। इसका ऊष्म व्यंजन इसके अंतर्गत श श श, ये सा जो है इसको तालु की संज्ञा दी जाती है। ये तालु, इसको तालु, तालु इसका उच्चारण स्थान है। और ये जो है मूर्धा से इसको बोला जाता है। स का उच्चारण स्थान दंत है, और हा का उच्चारण स्थान क्या है? कंठ है। उसके बाद फिर संयुक्त व्यंजन की ओर चलते हैं। स्पर्श व्यंजन हो गया, अंतस्थ व्यंजन हो गया, ऊष्म व्यंजन हो गया, अब संयुक्त व्यंजन की ओर चलते हैं। संयुक्त व्यंजन को छ, र, या और स्र। छ क्या है? का और षष्ठी स से मिलकर के बना है, जो मूर्धन्य स से मिलकर के बना है। और त्र, का और र ये मिलकर के बना है। ज, जा और या से मिलकर के बना है। स्र, श और रा से मिलकर के बना है। इस प्रकार से संयुक्त व्यंजन आपका हो गया। रा और ढ़ ये मूर्धा जिसका उच्चारण स्थान है, इसको उच्छिप्त व्यंजन भी कहते हैं। कौन सा व्यंजन? उच्छिप्त व्यंजन। रा और ढ़ है ना, रा और ढ़ जो है, इसी ढ़ और ढ़ का एक विकसित रूप माना जाता है।
आपको याद रखना होता है, कौन सा अल्प प्राण है, कौन सा महाप्राण है, कौन सा अघोष है, कौन सा सघोष है, ये मायने रखता है। आप लोग इसको देख लीजिएगा ध्यान से और समझ लीजिएगा। फिर नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को बताएंगे, और जहाँ नहीं समझ में आएगा